ठीक है, मैंने आप लोगों को नया लिंक शेयर कर दिया है, तो आप इस लिंक को ज्वाइन कर लें, देन वी विल स्टार्ट अगेन। सब लोग ज्वाइन कर लें तो स्टार्ट करते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं, काफी सारे फ्रेंड्स ने ज्वाइन कर लिया है। और अगेन मुझे किसी ने याद नहीं दिलाया कि रिकॉर्डिंग करनी है। हम एक पिक्चर देख रहे थे। हाँ, वो पिक्चर अब बंद हो गई है। तो आपको समझ में तो आ गया कि ब्लॉग्स किस तरह से बने हुए हैं। अब हम आ जाते हैं इसकी टेक्निक्स के ऊपर कि किस किस तरीके से पार्ट, यानी वो जो ब्लॉग्स बने हुए थे ना, वो लाइंस बनी थी, अलग अलग पोर्शंस बने हुए थे, किन किन तरीकों से हम उन पोर्शंस को मेमोरी के अंदर डिजाइन कर सकते हैं या स्पेसिंग कर सकते हैं। फिक्स पार्टीशनिंग। ओहो, 2 मिनट। इन ब्लॉक्स की बात कर रही हूँ, इनकी पार्टीशनिंग कैसे होगी, कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें 8 MB का ब्लॉक बनाना है कि 2 MB का बनाना है या मैम सारे 8 MB के स्क्रीन बनाने हैं। स्क्रीन इन शो नहीं हो पार्टीशन रही, में कुछ टेक्निक्स बल्कि इन्वॉल्व आपके होती व्हाट्सएप की कोई स्क्रीन शो हो है। रही है। किसी का कोई क्वेश्चन या किसी की आवाज आ रही है मुझे? जी मैम, स्क्रीन शो नहीं हो रही, आपकी व्हाट्सएप की जो अच्छा स्क्रीन अच्छा, है वो शो हो रही है। चेक कर लेंगे। ठीक है, शो हो गई स्क्रीन। जी मैम, अब ठीक है। तो मैं इन ब्लॉक्स की बात कर रही हूँ कि कितने कितने MBs के ब्लॉक्स हमें बनाने हैं। इसको क्या कहते हैं हम? पार्टीशनिंग। क्या हमें इक्वल साइज की पार्टीशनिंग करनी है, क्या हमें डिफरेंट साइज की पार्टीशनिंग करनी है? उन पार्टीशनिंग की जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं, उनके कुछ नाम हैं, वो देख लेते हैं। फिक्स पार्टीशनिंग और डायनेमिक पार्टीशनिंग, आज मैं सिर्फ इन दो को पढ़ाऊंगी, फिक्स पार्टीशनिंग को और डायनेमिक पार्टीशनिंग। Main memory is divided into a number of static partitions at system generation time. Process may be loaded into a partition of equal और greater. Fixed partitioning के अंदर क्या है हमारे पास के, आपके पास static partitioning यानी number of partitions जो हैं, एक उनका जो साइज है वो सेम है, 8 MB 8 MB 8 MB। अभी हमने एक डायग्राम देखी थी, उसके अंदर तमाम पार्टीशंस जो थे वो एक ही साइज के थे। उसको हम क्या कहते हैं? स्टैटिक पार्टीशनिंग। फिर है सिंपल टू इम्प्लीमेंट लिटिल ऑपरेटिंग सिस्टम ओवर। इसके अंदर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम को ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं पड़ता, वो बोलता है बस ठक से जो है सारे पार्टीशंस बनाओ, सिस्टम जो भी प्रोसेस आए उसको मेमोरी के अंदर डालो, चाहे वो प्रोसेस 2 MB का है चाहे 6 MB का है। लेकिन इससे कुछ नुकसान होते हैं, वो भी हम देखते हैं कि कैसे है। इन एफिशिएंट यूज ऑफ memory due to internal fragmentation, maximum number of active processes is fixed। internal fragmentation ये क्या टर्म होती है? ये एक इसका वीक पॉइंट है फिक्स पार्टीशनिंग का, जिसको हम क्या कहते हैं? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। समझ लेंगे इसका डिसएडवांटेज है। अब हम उस डायग्राम पे वापस जाते हैं और फिर हम आपको समझाते हैं। ये है इक्वल साइज पार्टीशनिंग, जिसको मैंने कहा है क्या? स्टैटिक पार्टीशनिंग। इसके अंदर आपने ब्लॉक्स बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्लॉक्स बने हुए हैं, सबके सब कितने के? 8 MB के ब्लॉक्स हैं।
आपके पास एक डाटा आया 8 MB का, उसको पहले में आपने P1 में स्टोर कर दिया। उसको एक और नाम होता है कंटिन्यूअस पार्टीशनिंग, यानी आपको कंटिन्यूअस लाइन से प्रोसेसेस को लोड करना है। P1 आ रहा है तो वो P1 के बाद ही लोड होगा, P2 आएगा तो P1 के बाद लोड होगा, P5 या ऐसा नहीं है P1 यहाँ अपनी मर्जी से जाके स्टोर हो जाए, P2 यहाँ आके स्टोर हो जाए, P1 यहाँ, P1 यहाँ, फिर P2 P3, इस तरह से डाटा आपके पास प्रोसेसेस आपके पास मेमोरी के ब्लॉक्स में स्टोर। अब आपके पास 8 MB का स्टोर आया, डाटा आया, आपने यहाँ पे स्टोर कर दिया। ठीक है, 2 MB का आया, आपने यहाँ पे स्टोर कर दिया। लेकिन P1 के अंदर P2 नहीं आ सकता। P1 के अंदर P1 आया था आपके पास 2 MB का, आपने उसको 8 MB के ब्लॉक में सेव कर दिया। आपके पास कितनी जगह खाली बची? 6 MB की जगह खाली बची है। आपने समझ लिया 6 MB का जो मेमोरी स्पेस है वो वेस्ट हो रहा है। फिर आपके पास आ गया 4 MB का डाटा, आपने 4 MB के डाटा को उसके अंदर रख दिया। इसके अंदर भी आपके पास 4 MB जो है स्पेस वो जाया हो रहा है। तो 2 MB यहाँ पे जाया हो रहा है, 4 MB यहाँ पे जाया हो रहा है, तो 6 MB तो ऐसे ही वेस्ट हो गया। इस तरह से ये सब है आपके पास। एक जो प्रॉब्लम आ गई वो क्या आ गई फिक्स पार्टीशनिंग में, अभी जो मैंने नाम पढ़ा था इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। ये डिसएडवांटेज लिख लें अपने पास, ये क्या कहलाता है? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। वैसे जो मैंने आपको स्लाइड्स प्रोवाइड की हैं उस स्लाइड्स में सबसे आखिर में मैंने नोट्स के नाम से ये बनाया हुआ है। ठीक है, फिक्स पार्टीशन के अंदर आपके पास जो प्रॉब्लम आती है वो एक आती है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, जिसके अंदर क्या है वेस्टेड मेमोरी साइज है। दूसरी आपके पास प्रॉब्लम आती है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, इसको मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन फिलहाल अभी हम कहाँ पर हैं? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन पर है। फिक्स पार्टीशन को मैं दोबारा रिपीट कर देती थी। फिक्स पार्टीशन क्या होता है कि आपने इक्वल साइज के मेमोरी के ब्लॉक्स बनाए हैं 8 MB के, आपके पास जब डाटा आ रहा है वो सब एक साथ ही अपलोड होगा। अगर P1 एक ब्लॉक के अंदर अपलोड हो चुका है या सेव हो चुका है तो इसके अंदर P2 स्टोर नहीं होगा, P2 इसके बाद वाले में स्टोर होगा। P1 जो हमारे पास आया था वो 2 MB का था, वो आके एक ब्लॉक में स्टोर हो गया, जबकि ब्लॉक के अंदर गुंजाइश कितने की थी? 8 MB की थी। इसकी एग्जाम्पल आप ऐसे ले लें, आप किसी होटल में गए, आपने उस होटल के अंदर एक रूम बुक करवाया है जो 4 बेड का रूम था, लेकिन आप सिंगल वहां पे अकेले गए हैं, तो 3 बेड्स खाली हैं। होटल की मैनेजमेंट ने आपको कहा कि भाई हमारे पास 3 लोग और आए हैं जिनको रूम अवेलेबल नहीं है, तो क्या हम आपको उनके साथ रूम शेयर करवा दें? आपने बोला नहीं, मैं रूम शेयर नहीं करूँ, पैसे बेशक ज्यादा दे दूंगा लेकिन रूम शेयर नहीं करूंगा और मैं अकेला रहूंगा उस रूम के अंदर। तो जो 3 बेड्स खाली, यानी आपने 3 बेड्स की जगह ज्यादा ले ली। ठीक है, और वो लोग या वो प्रोसेस लोगों की बात कर रहे हैं, वो कस्टमर जो है होटल उसको डील नहीं कर पाया स्पेस होने के बावजूद, तो वो क्या है? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है। अब बात करते हैं उसका एक दूसरा वीक पॉइंट था एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या होती है? आपने सब इसमें P1 लोड कर दिया, P2 P3 4 5 ये सारे प्रोसेसेस यहाँ पे अपलोड हो गए। अब जब ये सारे प्रोसेसेस यहाँ पे अपलोड हो गए आपके पास एक और डाटा आया जो कि था 16 MB का। 16 MB का तो यहाँ पे कोई ब्लॉक है ही नहीं, और हम डाटा को यहाँ इस तरह स्टोर नहीं करवा सकते कि जो इसके पास 4 MB की स्पेस बची हुई है तो तुम यहाँ चले जाओ, 4 MB डाटा यहाँ स्टोर कर लो, 2 MB यहाँ स्टोर कर लो, 8 MB यहाँ स्टोर कर लो, इस तरह से आप स्टोर नहीं करते। तो ये क्या कहलाता है? आपके पास एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन आपके पास जगह अवेलेबल है लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स में अवेलेबल है, एक साथ पूरे 16 MB अवेलेबल नहीं है। तो वो 16 MB अवेलेबल नहीं है, उसको हम क्या कहेंगे? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कहेंगे। एक पिक्चर और दिखानी थी, वो दिखा देती हूँ कि हम जो मेमोरी मैनेजमेंट की टेक्निक्स पढ़ रहे हैं वो 2 टाइप्स में डिवाइड होती है। मेमोरी मैनेजमेंट 2 टाइप्स में डिवाइड हुई है, एक है कॉन्टिगियस और एक है हमारे पास नॉन कॉन्टिगियस। कॉन्टिगियस के अंदर हमारे पास फिक्स पार्टीशनिंग होती है और नॉन कॉन्टिगियस के अंदर सॉरी कॉन्टिगियस के अंदर हमारे पास 2 तरह की पार्टीशनिंग है, फिक्स पार्टीशन और वेरिएबल पार्टीशन। लेकिन कॉन्टिगियस का जस्ट मतलब ये है कि आपको P1 के बाद P2 रखना है, P2 के बाद P3 रखना है। ऐसा नहीं है कि P1 और P2 के ब्लॉक के दरमियान में कोई स्पेस खाली है, 8 MB की खाली है, 2 MB की खाली है, तो आप ये सोचे कि जो नया 16 MB का डाटा है वो थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके हर जगह पुट कर दें। वो P5 के बाद ही P6 पुट कर सकते हैं, आप पहले नहीं कर सकते। वेरिएबल पार्टीशनिंग में भी यही है, साइज तो डिफरेंट हो जाएगा लेकिन P1 के बाद P6 नहीं आ सकता, P2 ही आएगा।
फिर है आपके पास नॉन कंटीन्यूअस पार्टीशनिंग। नॉन कंटीन्यूअस पार्टीशनिंग क्या है? पेजिंग, मल्टी लेवल और ये सब है, जो कि मैंने आपको कहा कि ये आज का हमारा पार्ट नहीं है। आज का हमारा पार्ट सिर्फ ये है, कंटीन्यूअस पार्टीशनिंग। अब हम इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। पहले मैंने आपको डायग्राम से समझा दिया। Main memory is divided into a number of static partitions at system generation time. जब system generation time है उसी टाइम आपकी main memory divide हो गई है, process load हो रहे हैं equal size के partitions के अंदर। Strength या समझ लें इसका जो positive point है वो क्या है? इम्प्लीमेंट करना बहुत सिंपल है, ऑपरेटिंग सिस्टम पे कोई ओवरहेड नहीं है कि पार्टीशनिंग कैसे की जाए, जस्ट इक्वल साइज के पार्टीशन बनाओ। वीकनेस क्या है? एक है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, इसकी वीकनेस, दूसरी यहाँ लिखी हुई नहीं है, उसका मतलब क्या है? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्टिव प्रोसेसेस जो है उसमें फिक्स होंगे। एक्टिव प्रोसेस अगर 5 या 6 जितने भी हैं तो 7वां 8वें आपने कितने 8 ब्लॉक बना दिए। 8 ब्लॉक का मतलब है 8 ही प्रोसेस आ सकते हैं, 9वां प्रोसेस के लिए जगह नहीं है। वो है आपके पास एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के स्पेस होने के बावजूद हर ब्लॉक में 2-2 MB 3-3 MB की स्पेस खाली पड़ी हुई है, लेकिन आप किसी और प्रोसेस को उसके अंदर बिठा नहीं सकते। वो अलाउ नहीं है कि अपने कमरे के अंदर, जो उसके 3 बेड है उसके रूम में, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं अकेले ही रहूंगा, बाकी 2 को नहीं बुलाऊंगा। तो ये प्रोसेस इस तरह के हैं, थोड़े समझ लें खतरनाक किस्म के प्रोसेस है जो कि किसी से शेयरिंग नहीं करना चाहते। Dynamic partitioning. Partitions are created dynamically so that each process is loaded into a partition of actually exactly the same size as that of process. Dynamic आपके partition बने हैं, कोई 2 MB का, कोई 16 MB का, कोई 4 MB का, इस तरह से बना हुआ है। आप इसको इस हिसाब से जितने का आपके पास डाटा आ रहा है उस हिसाब से उसके अंदर रख दे। नो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। अब यहाँ पे आपके पास कोई स्पेस खाली नहीं पड़ती, क्योंकि आप पार्टीशन बनाए ही इस हिसाब से रहे कि जितनी आपको रिक्वायरमेंट है। Inefficient use of processor due to the need for compaction to counter external fragmentation. इन्होंने बोला है कि इसका डिसएडवांटेज ये है कि इनएफिशिएंटली प्रोसेसर यूज हो रहा है, कि कहीं पे इस तरह के पार्टीशन बनाने की जरूरत है या नहीं, ये अभी पॉइंट मुझे थोड़ा क्लियर नहीं है। ये मैं आपको जरा बाद में क्लियर करती हूँ। अब हम इसकी डिटेल्स पे आ जाते हैं। फिक्स पार्टीशनिंग। पार्टीशन साइजेस कैसे होते हैं? एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल देखें दो अल्टरनेटिव फिक्स पार्टीशन की, एक ये है और एक ये है। वन पॉसिबिलिटी इज टू मेक यूज ऑफ इक्वल साइज पार्टीशन। एक पॉसिबल तो ये है कि आप फिक्स पार्टीशनिंग कैसे करें कि इक्वल साइज के पार्टीशन बना दें। इन दिस केस एनी प्रोसेस whose size is less than or equal to the size can be loaded to in available portion। ये हमने पढ़ लिया काफी डिटेल में। अब हम दूसरे वाले को डिस्कस करते हैं इसको। There are two difficulties with the use of equal size partition। अब इसकी पहले इसके डिसएडवांटेज बता। A program may be too big to fit into a partition। ऐसा भी हो सकता है, वही एग्जाम्पल कि 16 MB का डाटा आ गया है तो वो कैसे इसके अंदर स्टोर होगा, एक प्रॉब्लम ये है। The programmer must design the program with the use of overlays so that only a portion of the program need be in memory at any one time। प्रोग्रामर डिजाइन को प्रोग्राम को इस तरह से डिजाइन करे कि उसके ब्लॉक्स मेन मेमोरी के अंदर डाटा स्टोर करवा सके। When a module is needed that is not present, the user program must load the module into the program's partition। अगर आपके पास डाटा मौजूद नहीं है तो डिफरेंट पार्टीशंस के अंदर उसको रन करवाया जाए या उसको स्टोर करवाया जाए। अच्छा, दूसरा जो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हमने पढ़ा, दूसरा इसका डिसएडवांटेज यहाँ लिखा हुआ है कि पार्टीशन इतने बड़े बने हुए हैं लेकिन अगर प्रोसेस स्मॉल है वो तब भी पूरा ही डाटा ले रहा है, तो ये इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। बोथ ऑफ दीज प्रॉब्लम्स कैन बी लेसन थो नॉट सॉल्व। ये तमाम प्रॉब्लम जो है अभी सॉल्व नहीं हुई बाय यूजिंग अनइक्वल साइज पार्टीशन। इसको सॉल्व करने की कोशिश की गई अनइक्वल साइज पार्टीशंस बना के। In this example, program as large as 16 MB can be accommodate without overlays। ये इनके 7.2 की जो बी डायग्राम है उसके अंदर आपने अनइक्वल साइज के पार्टीशंस बना दिए, तो अब डाटा अगर 16 MB का भी आ रहा है तो वो भी उसके अंदर स्टोर हो रहा है। पार्टीशंस स्मॉलर देन 8 MB अलाउज स्मॉलर प्रोग्राम। मतलब 8 MB से छोटे आ रहे हैं तो उसके लिए स्मॉलर फ्रेगमेंट्स बने हुए। 7.2 जो डायग्राम थी ऊपर है ये बात हो रही है। इसके अंदर आपके पास डिफरेंट है, आप जब भी आ रहे हैं अनइक्वल साइज पार्टीशन से आप अपना डाटा आराम से रखें।
फिर आपके पास है प्लेसमेंट एल्गोरिथम विथ इक्वल साइज पार्टीशन, यानी अब किसी एल्गोरिथम के थ्रू ही डाटा स्टोर होगा ना जाके, तो डाटा किस तरह से स्टोर हो रहा है जाके। With equal size partition, the placement of process in memory is prevalent. As long as there is any available partition, process can be loaded. जैसे ही वो देखेगा कि कोई available partition है, तो अपना जो डाटा है जाके इसके अंदर स्टोर करवाते हैं। All partitions equal size के, it does not matter which partition is used, कोई कौन सा partition वो use करे। All partitions are occupied that are not ready to run, then one of these processes must be अच्छा है। अब क्या हो, तमाम पोर्शन तो ऑक्यूपाई हैं, लेकिन उसने देखा कोई प्रोसेस अभी काम नहीं कर रहा। एग्जाम्पल ऐसे ले लें, मैंने अभी यहाँ पे बहुत सारे टैब्स खोले हुए हैं अपने लैपटॉप के अंदर, लेकिन मैंने बहुत देर से इंटरनेट यूज नहीं करा। अब मैं कोई दूसरा प्रोसेस रन कर रही हूँ, मेरी मेमोरी आउट हो रही है, तो वो क्या करेगा, मुझे एक हिंट दे देगा कि आप अपना गूगल क्रोम जो है वो ऑफ कर दें। तो थोड़ी देर के लिए वो मेरे प्रोसेस को अपने मेमोरी में से निकाल देगा, स्वैप आउट कर देगा, नया प्रोसेस जो मैं रन कर रही हूँ उसको रेडी स्टेट में लेके आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है, प्लेसमेंट एल्गोरिथम, इसके थ्रू हम डाटा को स्टोर करवा रहे हैं। अब अनइक्वल साइज पार्टीशन की बात करते हैं। यहाँ पे दो पॉसिबल वेज हैं प्रोसेस को असाइन करने। सिंपल वे क्या है, टू असाइन ईच प्रोसेस टू द स्मॉलेस्ट पार्टीशन, कि आप पहले स्मॉलेस्ट पार्टीशन की तरफ जाएं, डाटा को पुट करने की कोशिश करें, अगर उसमें फिट हो रहा है। इन दिस केस आज scheduling queue इज needed फॉर ईच पार्टीशन टू होल्ड स्वैप आउट प्रोसेसेस। अच्छा, उसमें क्या होगा, स्केजुलिंग क्यू है, जो प्रोसेसेस आपने स्वैप आउट किए हैं वो स्केजुलिंग क्यू के अंदर स्टोर कर दें ताकि वो वापस उसके अंदर भेज सके। इस अप्रोच का एडवांटेज क्या है, कोई बता सकते हो कि हमने ये वाली अप्रोच क्यों बनाई है, अनफिक्स साइज जो है या अनइक्वल साइज पार्टीशंस क्यों बनाए? में जब वेरियस अमाउंट ऑफ डेटा आ रहा होगा तो वो जो है वो उसी ब्लॉक में जाके सेव होगा। ये पढ़े, ये मतलब इसका जैसे टू एडवांटेज है। एम बी का। मैम अकॉर्डिंग टू द डेटा जो है पार्टीशन में जाता रहेगा, मतलब 2 MB का पार्टीशन है तो उसमें 2 MB वाला डेटा जाता रहेगा, जो सही है, जो बड़ी मतलब जो बड़ी रिक्वेस्ट आएगी वो बड़े उस पर जाता रहेगा। ठीक है। मेमोरी बेस नहीं होगी। सही। मेमोरी वेस्ट नहीं होगी, ये लिखा है मिनिमाइज वेस्टेड मेमोरी। अच्छा, ये आपको उन्होंने बोला कि एक तरीके से तो मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये सोल्यूशन जो है वो ऑप्टिमिस्टिक है, सही है, लेकिन एज अ होल अगर हम सिस्टम की बात करें तो इसके भी कुछ डिसएडवांटेज हैं, वो देख लेते हैं क्या है। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर अ केस इन विच देयर आर नो प्रोसेसेस विद अ साइज बिटवीन 12 and 16 MB एट अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम। मतलब कोई ऐसा टाइम आ जाता है कि हमारे पास इस साइज के डाटा मौजूद नहीं है। अभी तक जो हमने पार्टीशनिंग करी है वो कैसे करी है, ऊपर करी थी 16 MB तक की हुई थी, 8 MB 12 MB 16 MB ऐसे की हुई है। वो बोल रहे हैं हम कंसिडर कर लेते हैं हमारे पास कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसका साइज 12 MB हो या 16 MB हो। इन दैट केस 16 MB पार्टीशन विल रिमेन अनयूज, तो 16 MB का जो पार्टीशन है वो अनयूज रहेगा, इवन थो सम स्मॉलर प्रोसेस कुड हैव बीन असाइंड। तो फिर क्या होगा, कोई स्मॉल प्रोसेस आ रहा होगा, वो देखिएगा मेमोरी के सारे छोटे प्रोसेस तो फैले हैं, तो मैं 16 MB में चला जाऊँ तो 16 MB में चला जाएगा। Thus, a preferable approach would be to employ a single queue for all processes. When it is time to load a process into main memory, a smallest available partition will hold the process is selected। मतलब इसलिए क्या होना चाहिए, तमाम प्रोसेसेस एक ही क्यू में एक ही वक्त में इंटर हो मेमोरी के अंदर, वो देख लेंगे उस वक्त सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा है ब्लॉक, उसके अंदर जो है वो जाके पार्टीशन को ऑक्युपाई कर ले। अब क्या हो, तमाम पार्टीशंस ऑक्युपाई हो चुके हैं, अब कोई प्रोसेस आ रहा है तो स्वैपिंग डिसीजन लिया जाए, यानी प्रोसेसेस को स्वैप कर लिया जाए। द यूज ऑफ unequal size partitions provides a degree of flexibility to fix partitioning। unequal size partitions में क्या होगा कि डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो आपके पास बढ़ जाएगी। ये कुछ डिसएडवांटेजेस है, ये कुछ डिसएडवांटेजेस है, मैं इनको हाईलाइट कर रही हूँ, आप इसको पढ़ लीजिए तो अभी थोड़ी देर मैं भी सांस ले लूँ, बहुत देर हो गई बोलते हुए। मैम ब्रेक दे दें, ब्रेक का टाइम। ब्रेक नहीं मिलेगा, बट डायरेक्ट क्लास एंड होगी, इसलिए मैं जो क्लास थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ। बस एंड कर दो। ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो मैं क्लास एंड करूंगी, वो पेज मैं दिखाती हूँ।
ये पढ़ लें और फिर ये मुझे कोई समझा दे, उसके बाद हम जो है डायनामिक पार्टीशनिंग का टॉपिक पढ़ें। देखते हैं कब तक सही होगा। तो यहाँ से ना मिनिस्ट्री से अभी साइड पर एग्जाम शुरू हो गया है, तो बताया था ये नॉलेज सब क्लियर है। स्कूल की छुट्टी मिल गई थी और यूनिवर्सिटी की छुट्टी थी, बाकी कुछ नहीं, मार्केट वगैरह सब खुल गई, मार्केट लेकिन हमारे शायद तो वो हो गई। सर जी पढ़ लिया आप लोगों ने, हम डायनेमिक पे आ गए। अजान हो रही है, अजान के बाद स्टार्ट करती हूँ। चले हम अगेन स्टार्ट करते हैं। मेरे पास भाई एक मैसेज आया है। क्या मैसेज आया है कि हम थ्योरी पर पढ़ के थक गए हैं, तो आप लोग कहें तो मैं 2-3 न्यूमेरिकल और करवा दूं, क्योंकि लेक्चर तो पूरा लेना है। मैडम कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा बस। जब आप खुद से पढ़ना शुरू करेंगे तो फिर समझ भी आ जाएगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं तुम लोगों से बाद में समझूंगा।
मैम न्यूमेरिकल्स आप अभी वो जो पुराना है उसको रिपीट करेंगी या कोई नए न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे प्लीज? नहीं, कोई नई न्यूमेरिकल ढूंढना होगा, बता तो चुकी हूँ मैं पुराने। आप लोग थक गए हैं तो थोड़ी सी कुछ डिस्कशन हम प्रोजेक्ट के हवाले से कर लेते हैं। 2-3 लोगों ने मुझसे टॉपिक्स डिस्कस किए थे अभी, मतलब व्हाट्सएप पे मुझे टॉपिक भेजे थे, उन तीनों के तो मैंने टॉपिक एक्सेप्ट कर लिए हैं। ठीक है, अब आपको क्या काम करना है, जब आप नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो बस जी जस्ट हेडिंग वाइज मुझे किसी भी पेपर पे लिखा हुआ, चाहे आप अपने रजिस्टर में लिख के दें, चाहे आप प्रिंट आउट निकाल के दें, बता ठीक दें कि आप उसके अंदर कौन कौन सी चीजें डिस्कस करेंगे, उसके हेडिंग्स बता दें। प्रपोजल टाइप की चीज बनाकर आपको शेयर करना है, आपने कहना जी, समझ है। रहे हैं, एक प्रपोजल आपको बनाना है, जस्ट नेम मुझे शेयर वो करना है। चाहिए नहीं, मैं सबमिट नहीं करूंगी, बस वो आपके पास होना हाँ, चाहिए, जब मैं क्लास में पूछूं तो आप मुझे दिखा सकें कि आप जी जी उसके अंदर क्या क्या चीजें। ठीक है, ठीक है बाकी मैम। जिन लोगों ने कोई भी प्रोजेक्ट नहीं बताया है तो वो देख लें, कोई आइडिया अगर देना चाहते हैं, किसी के जहन में है तो वो दे दे। इन केस प्रोजेक्ट की अगर मेमोरी प्रेजेंटेशन हम फाइनल पेपर की जो भी डेट अनाउंस होगी उससे पहले वाले वीक में करेंगे, और किसी का अगर जल्दी बन जाता है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अलग से क्लास रखने के बजाय हर क्लास के आखिर में 10 मिनट की होगी मोस्टली, मतलब 5 मिनट 10 मिनट, तो एक एक ग्रुप देता रहे प्रेजेंटेशन। सही है मैडम। ठीक है मैम। ठीक है, चलिए जो टॉपिक रिमेनिंग रह गया है हम वो स्टार्ट कर लेते हैं। डायनेमिक पार्टीशनिंग पे आ जाते हैं। इन्होंने डायनेमिक पार्टीशनिंग का ऑप्शन क्यों निकाला है या डायनेमिक पार्टीशन क्यों बनाया गया, ताकि हम ये जो फिक्स साइज पार्टीशनिंग थी इसकी प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकें। टू ओवरकम सम ऑफ द डिफिकल्टीज विद फिक्स पार्टीशनिंग, अप्रोच नोन एज डायनेमिक पार्टीशनिंग। अच्छा जी, अगेन दिस अप्रोच हैज बीन सप्लेंटेड। अच्छा, जो भी आपके पास नया कोई भी आता है उसके अगेन वीकनेस भी होती हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं और एडवांटेजेस भी होते हैं। अच्छा, जो अभी हम पढ़ रहे थे कि मेमोरी से कुछ देर के लिए प्रोसेस को जो है हम निकाल देते हैं, ये जो प्रोसेस कंप्लीट, हाँ जो प्रोसेस कंप्लीट है इसके अंदर एक टर्म यूज होगी डायनेमिक पार्टीशनिंग में, उस टर्म का नाम होगा होल। यहाँ पर ना, दिस लीव्स अ होल एट द एंड ऑफ मेमोरी दैट इज टू स्मॉल फॉर अ फोर्थ प्रोसेस। इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। ने बताया कि 3 प्रोसेसेस आपके पास मेमोरी के अंदर लोड हुए थे। एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट हो रही है। यूजिंग 64 M बाइट्स ऑफ मेन मेमोरी इज शोन इन 7.4, एक डायग्राम है 7.4। इनिशियली मेन मेमोरी बिल्कुल एम्प्टी थी एक्सेप्ट फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम। द फर्स्ट 3 प्रोसेसेस लोडेड, 3 प्रोसेसेस के अंदर लोड किए, वेयर द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑक्यूपाई जस्ट इनफ स्पेस फॉर ईच प्रोसेस। बी सी डी जो एक 3 प्रोसेसेस थे उसमें ऑक्यूपाई कर लिया। एक ए प्रोसेस था, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कर्नल वगैरह ने स्पेस ली हुई थी। जब ये प्रोसेसेस एंड होते हैं, मतलब मेमोरी के अंदर प्रोसेसेस लोड होते जा रहे हैं लेकिन प्रोसेसेस एंड भी तो हो रहे हैं, और प्रोसेस एंड होके मेमोरी से निकल भी रहे हैं। जब मेमोरी से प्रोसेस एग्जिट होता है तो उस जगह पे, यानी बीच बीच में से जो पोर्शंस खाली होते जा रहे हैं, वो जो पोर्शन खाली होते हैं उसको हम नाम देते हैं होल का। वो वहाँ पे होल क्रिएट होता है, और जब नए प्रोसेस आते हैं वो देखते हैं उस होल के अंदर इतनी स्पेस है तो वो वहां जाके स्टोर हो जाता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम स्वैप्स आउट प्रोसेस 2। ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या किया, प्रोसेस 2 को ई को यानी कि स्वैप आउट किया, विच लीव्स सफिशिएंट रूम टू लोड अ न्यू प्रोसेस। अच्छा, प्रोसेस 2 ने जो स्पेस छोड़ी है, जो होल छोड़ा, वो इसमें इतना ज्यादा स्पेस था कि नए प्रोसेस आके वहां पे स्टोर हो गए। ये आपको डायग्राम के थ्रू समझाया। पहले सबसे पहले आपकी एम्प्टी मेमोरी स्पेस, ऑपरेटिंग सिस्टम ने 8 MB की स्पेस ली हुई है, यानी इसके अंदर से कर्नल की जो भी सिस्टम कॉल्स और मेमोरी, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है ना, जैसे आप पीसी ऑन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे लोड होता है मेमोरी में अपनी कुछ स्पेस ले लेता है। बाकी 56 MB आपके पास एम्प्टी है। 56 MB किस तरह से काम कर रही है, जो प्रोसेस आ रहा है वो उतने ही साइज का। डायनेमिक पार्टीशनिंग का क्या मतलब है, आपने पहले से कोई भी पार्टीशन नहीं बना हुआ, आपके पास प्रोसेस आ रहा है, जितने MB का प्रोसेस है उतने MB का वो अपने लिए खुद पार्टीशन बना रहा है। इसकी एग्जांपल ऐसे ले लें कि आपने जो है, आपका कोई दोस्त है या आप कहीं से कोई शेक लेने जाते हैं, कोई पिज्जा लेने जाते हैं। अब पिज्जा जो है एक बंदे को 2 पीस खाने, एक बंदे को 1 पीस खाने। अब आप उसको ऐसे तो ऑर्डर नहीं करेंगे कि तुम मुझे 2 पीस ला के दो और मुझे 1 पीस ला के दो, पिज्जा आपको पूरा ही ऑर्डर करना पड़ेगा। आपने उससे
पिज्जा पूरा ऑर्डर किया, जिस दोस्त को आपको 1 पीस चाहिए तो उसको आपने 1 पीस दे दिया, आपको 2 पीस चाहिए थे आपने 2 पीस ले लिए, तो अपने अपने हिसाब से आपने पीसेस खुद अलग कर लिए। तो यहाँ पे भी ये डायनेमिक पार्टीशनिंग में हम मेमोरी का पूरा स्पेस एक दफा ले लेते हैं जैसे कंप्यूटर लोड होता है, और फिर जितने जितना साइज होता है उतने हिसाब से प्रोसेस खुद ही ब्लॉक्स बनाते रहते हैं। पहले प्रोसेस P1 आया 20 MB था, यहाँ पे बन गया 2 आया 14 MB का था, यहाँ पे 14 MB बन गया। इसी तरह से डिफरेंट प्रोसेसेस आते रहे और डिफरेंट MB के ब्लॉक्स यहाँ पे बनते रहे। मैडम ये प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 में ये 22 मतलब मेमोरी तो एलोकेट हो चुकी थी ना, 56 तो पहले एलोकेट हो गई है, फिर 36 रिमेनिंग रह गई है, फिर प्रोसेस 1 एंड 2 ने जो है 34 में ये ले लिया, तो एलोकेट नहीं 22 कैसे बच हुई गई नंबर सी में? है, मेरी सुनिए, ये एलोकेट नहीं हुई है, ये रिमेनिंग टाइम। मैंने क्या बताया, अभी हम डायनेमिक अभी पार्टीशनिंग आपने, लेकिन वो ऑपरेटिंग सिस्टम ने जो भी रिक्वायर्ड करी है, 8 MB की है ना उसने, ये 8 MB हाँ और तो 56 MB टोटल कितनी थी रिमेनिंग हमारा? है। नेक्स्ट में 36 रिमेनिंग रह गई आपके पास। हाँ, ये 20 MB यूज हो गया था, 36 रिमेनिंग रह गई। फिर 14 MB का डाटा आया, 14 MB और 20 MB यहाँ पर है, 8 MB यहाँ पर है, तो आपके पास कितना बचा, 22 MB बचा हुआ है। फिर प्रोसेस 3 आया, उसने इतना स्पेस ले लिया, 4 MB का स्पेस आपके पास बाकी है। इस तरह से मेमोरी बन गई, ठीक है। इतनी देर में जब आपके पास ये सिचुएशन क्रिएट हुई, प्रोसेस 2 ने अपना काम कंप्लीट कर लिया और प्रोसेस 2 यहाँ से रिमूव हो गया। 14 MB की स्पेस फ्री हो गई, इस स्पेस को हम क्या नाम देंगे, होल का नाम देंगे, ठीक है। अब आपके पास आया एक प्रोसेस 4, यहाँ पे 14 MB की स्पेस क्रिएट हुई थी, लेकिन प्रोसेस 4 जो था उसके वो था 8 MB का, वो यहाँ पे इंसर्ट नहीं हो सकता, तो वो यहाँ पे जाके इंसर्ट हुआ। ये कंटिन्यूअस पार्टीशन, इसमें आप जो देखेंगे कि जहाँ पे डाटा खाली है, जहाँ पे स्पेस खाली है, वो उसी होल में जाके आपका डाटा स्टोर हो जाएगा। 6 MB का स्पेस अब यहाँ पे रिमेनिंग है और 4 MB का स्पेस यहाँ पे रिमेनिंग है। अब प्रोसेस 1 का काम भी कंप्लीट हुआ, 20 MB का भी स्पेस खाली हो गया, तो ये क्या बन गया, हमारे पास एक और होल क्रिएट हो गया। हमारे पास नया वो प्रोसेस हम्म, प्रोसेस 4 में स्टिल अभी भी होल है, हाँ यहाँ पे होल मौजूद है, तो 6 मतलब MB का कि होल। अभी भी लेकिन हमारे स्पेस पास है, जो नया तो प्रोसेस, हाँ प्रोसेस 3 वहां से ज्वाइन नहीं करे, प्रोसेस 3 तो पहले आ तो चुका था ना प्रोसेस, सिस्टम में, वो अपनी जगह पर ही है। ठीक है, कोई और प्रोसेस नहीं था तो इसलिए वो फ्री है, अगर कोई और प्रोसेस होता तो फिर वो इसी के साथ ही मर्ज हो जाता। अच्छा, अब होल क्रिएट हो गया, होल उसके नहीं बाद होता क्या फिर हुआ? यहाँ पे, प्रोसेस 4 के बाद होल नहीं होता अगर कोई और प्रोसेस को। 2 मिनट। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास प्रोसेसेस, अब देखें कहाँ गया, जो प्रोसेस हो रही है, जैसे प्रोसेस 2 था, प्रोसेस 2 क्या था ना 14 MB का, ये प्रोसेस हो रही है सिस्टम से बाहर गया था, या तो इसका काम खत्म हो गया था या फिर इसको स्वैप आउट किया गया था। ये प्रोसेस 2 ने अब ऊपर वाली स्पेस ले ली है, ये ऊपर चला गया है, ठीक है। 14 MB वाली जब ये दोबारा आया तो देखा इसको 14 MB की स्पेस चाहिए, ऊपर से हमारे पास 20 MB खाली था, तो इसने पहले 14 MB वाली स्पेस को फिलअप किया और बाकी प्रोसेस अपनी जगह है। तो यहाँ पे स्वैप आउट भी होता है, मतलब प्रोसेसेस को आप आपस में स्वैप भी कर सकते हैं, प्रोसेस जब बाहर जाते हैं तो उस टाइम पे होल क्रिएट हो जाता है। ये सेशन जब हमारा एंड होगा उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन स्टार्ट नहीं करेंगे, ये खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आपको सारे बताए गए हैं, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, वही जो मैंने बताया था कि आप नया डाटा एंटर करना चाह रहे हैं, स्पेस नहीं है, तो वो हमारे पास एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। इस डायग्राम की जो डिटेल है फिगर 7.4 की, ये आप पढ़ेंगे डिटेल, यही डिटेल है जो इसके अंदर मैंने बताई गई है, सब डिटेल लिखी हुई है। प्रोसेस 1 क्यों यहाँ से स्वैप किया गया है, या प्रोसेस 1 को क्यों आउट किया गया, इसकी जगह पे प्रोसेस 2 को क्यों शिफ्ट किया गया है, इसकी सारी डिटेल आपके पास यहाँ पे मौजूद है। बिकॉज देयर इज इनसफिशिएंट रूम इन मेमोरी फॉर प्रोसेस 2, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने प्रोसेस 1 को स्वैप किया और प्रोसेस 2 को उसकी जगह पे स्वैप इन कर दिया, तो और इसकी वजह से हमारे पास क्या हुआ, स्मॉल्स क्रिएट हो गए। एज टाइम गोज ऑन मेमोरी बिकम्स मोर एंड मोर फ्रेगमेंटेड, ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर पोर्शंस बनते जा रहे हैं, इसको कह रहे हैं कि मोर फ्रेगमेंटेड होती जा रही है।
मेमोरी यूटिलाइजेशन डिक्लाइन हो रही है क्योंकि जगह जगह होल क्रिएट हो रहे हैं, लाइन से आप प्रोसेसेस को प्लेस नहीं कर पा रहे, तो इस प्रोसेस को भी आप क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। यानी कि इसका डिसएडवांटेज है, बता रहे हैं कि मेमोरी में जगह जगह होल क्रिएट होते हैं और स्पेसिंग जो है डिस्टर्ब हो रही होती है। Memory that is external to all partitions become increasingly fragmented, which is contrast to internal fragmentation. यानी जो दो प्रॉब्लम उसके अंदर थे, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, वो किसी हद तक यहाँ पर भी आ रहे हैं। सिर्फ आप जो है मेमोरी का जो स्पेस वेस्ट हो रहा था वहां पे, वो जरा यहाँ पे कम वेस्ट हो रहा है। इसका ओवरकमिंग का एक तरीका बताया गया है, वो भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वन टेक्निक फॉर ओवरकमिंग एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इज कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन क्या होता है ये आपको पढ़कर आ रहा है। तो आज के जो जो टॉपिक्स थे, जो जो हमने कवर करे, मैं यहाँ एक दफा लिख देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि हमने आज क्या टॉपिक्स कवर किए हैं। हमने न्यूमेरिकल्स पढ़े हैं आज, ठीक है। उसके अलावा हमने क्या डिस्कस किया है, मेमोरी मैनेजमेंट की टेक्निक्स। काफी सारी टेक्निक्स होती हैं जिसके अंदर से मैंने 2 टेक्निक्स मैम डिस्कस। न्यूमेरिकल से रिलेटेड आपने डिस्कस करें, काइंडली बता देंगे क्योंकि मैंने स्टार्ट जो है ना बहुत देर से की थी क्लास। हम जो है विलियम स्टॉलिंग की बुक से पढ़ रहे हैं, विलियम स्टॉलिंग की बुक चैप्टर नंबर 7, इसमें मेमोरी मैनेजमेंट का टॉपिक नंबर 7.2, जिसके अंदर हमने टेक्निक्स डिस्कस की हैं। कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं, अभी सिर्फ 2 टेक्निक्स डिस्कस की हैं। एक है फिक्स हाँ मैम, पार्टीशन, मैं न्यूमेरिकल का कह रहा हूँ कि न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल किससे न्यूमेरिकल रिलेटेड बताओ, आपने। ठीक है बताओ। एक फिक्स पार्टीशनिंग की टेक्निक की है और एक डायनामिक की। न्यूमेरिकल के हैंडआउट में शो करवा देती हूँ, मैंने LMS पे एक अपलोड कर दिया है, दूसरा भी अपलोड कर दूंगी। ठीक है मैम, थैंक ये यू। न्यूमेरिकल मैंने इसमें की थी प्रैक्टिस प्रॉब्लम, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर किया था कि आप लोग क्लास शुरू होने से पहले कर लें। एक बैंकर्स एल्गोरिथम का सॉल्व करवाया है और एक मैंने काउंटिंग सीमाफोर्स का करवाया है, ठीक है। और एक और हैंडआउट शेयर किया है ठीक है मैम, ठीक। काउंटिंग सीमाफोर का। तो बस ये हमारे पास आज के न्यूमेरिकल्स और आज का डाटा है जो कि हमने डिस्कस किया। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लें। होमवर्क मैं आपको बता रही थी, पहले वो बता दूं। होमवर्क पहले तो यही है कि स्टडी दीज टॉपिक्स इन डिटेल, जो भी हमने ऑनलाइन क्लास में पढ़ा है आज और कल। आज की और कल की क्लास में ऑनलाइन जो भी टॉपिक डिस्कस किए हैं उसको आप बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़कर आए। कोई क्वेश्चन होंगे आप क्लास में पूछेंगे तो मैं रिप्लाई कर दूंगी, लेकिन कोई इस तरह से बोले मिस ये वाला टॉपिक पूरा समझा दें तो मैं दोबारा नहीं समझाऊंगी, क्योंकि मिड टर्म से पहले भी जो 1-2 ऑनलाइन क्लासेस हुई थी वो मुझे दोबारा आप लोगों को वहाँ बताया था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ये टॉपिक्स अच्छी तरह से इनकी तैयारी करनी है। ये बैंकल एल्गोरिथम जो है काफी इम्पोर्टेंट वो है, तो ये कि इसमें स्लाइड्स और उसमें वर्ड में मतलब बोर्ड में आप कराती हैं तो ज्यादा समझ में आता है ना ये एल्गोरिथम्स वगैरह ना। तो बैंकल मुझे आवाज काइंडली समझ खाली नहीं आ रही बैंकल। है, आप ऐसा करें चैट में लिख दें जो आप बोल रहे हैं ना, मुझे आवाज समझ नहीं आ रही। मैम ये कह रहे हैं बैंकर एल्गोरिथम को समझ नहीं आया। बैंक का एल्गोरिथम समझना है। हाँ बोलने क्लास में समझना है इनको। सही है, हाँ न्यूमेरिकल्स तो मैं क्लास में रिपीट कर दूंगी, मैं थ्योरी की बात कर रही हूँ। थ्योरी मैडम हम खुद पढ़ लेंगे घर पे। सही है। अच्छा, आपका होमवर्क ये सारे टॉपिक डिटेल में पढ़ने के बाद इन दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिख के लाने, डायनामिक और फिक्स पार्टीशनिंग की, ठीक है। और प्रपोजल ऑफ प्रोजेक्ट देने मुझे, मैडम डिसएडवांटेज तो बस समझ में आ गया, डायनेमिक। ठीक है। ठीक है, मैं कोई से कि नेक्स्ट क्लास में इसका नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे को होगी इंशाल्लाह। उससे पहले एक एक्स्ट्रा क्लास रखनी है, क्योंकि 2 रखनी थी हमें, 1 रख ली है, तो वो एक्स्ट्रा भी हम ऑनलाइन ही रख लेंगे। मुझे बस आप बता दिएगा संडे को आप लोग सुबह में फ्री हैं या नहीं है। संडे में कोई क्लास है आपकी? जी मैडम, मैडम संडे को सुबह हमारी तो डबल है 12 से 6। ठीक है, जी नेक्स्ट वीक में रख लेंगे, या जुम्मे को डबल फ्री हो तो फ्राइडे का बता दीजिएगा।
फ्राइडे को भी क्लास फ्राइडे जी फ्राइडे को भी क्लास है, TCN की सबकी होती है। ठीक है, चलें सही है, हम सेशन ऑफ कर रहे हैं। ओके, अटेंडेंस में लगा देती हूँ, आप लोग ठीक है अपनी मैडम। अटेंडेंस देख लीजिएगा एलएमएस पे। मैम इसमें आपने एक चीज जो भी शेयर की थी, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, तो वो जरा सा थोड़ा सा रिपीट कीजिएगा, वो किससे रिलेवेंट है? अच्छा, मैं लिख देती हूँ, हम्म, डायनामिक और फिक्स पार्टीशनिंग। डायनामिक एंड फिक्स पार्टीशनिंग, ठीक है मैम। ओके, अल्लाह हाफिज़, क्लास अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।